हाँ जी प्लस 2 सेकेंड प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अमाइंस की। लो जी, सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम साइनाइड्स। फ्रॉम साइनाइड्स हम लोगों को प्रिपेयर करने हैं अमाइंस। साइनाइड से अमाइन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों? हम लोगों को साइनाइड्स का क्या करना होगा? रिडक्शन करना होगा। लो, साइनाइड का जनरल फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है? RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है। इसको क्या बोला जाएगा? साइनाइड बोला जाएगा, या मैं बोल सकता हूँ नाइट्राइल बोल सकता हूँ। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को यूज़ करना होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हो बच्चों आप, या आप यूज़ कर सकते हो हाइड्रोजन विद निकल प्लेटिनम या पैलेडियम भी यूज़ कर सकते हो। हाइड्रोजन विद निकल पैलेडियम या प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हो। तो ये इसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कैसे करेगा? एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड करेगा, एक नाइट्रोजन पे ऐड करेगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन फिर यहाँ, पहले देखो एक यहाँ ऐड होगा तो एक फिर जाएगा नाइट्रोजन पे, ठीक है। दोबारा फर्दर रिडक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन और यहाँ ऐड होगा, CH2 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन उसके बाद नाइट्रोजन पे ऐड होगा तो ये हो जाएगा NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो अमाइन बन जाएगा RCH2NH2, RCH2NH2 बन जाएगा। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले रहा हूं, मान लो एसीटोनाइट्राइल ले लिया मैंने लिया एसीटोनाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम क्या होगा? एसीटोनाइट्राइल इसका नाम होगा, एसीटोनाइट्राइल, ठीक है जी। तो एसीटोनाइट्राइल का रिडक्शन कैसे करूंगा बेटे? मैं यहाँ से ले लूंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, उसके बाद दोबारा एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? CH3CH2NH2, ठीक है जी। तो इसको क्या बोला जाएगा? इथाइल अमाइन। इसका नाम क्या होगा? इथाइल अमाइन। और ये है क्या? 1 डिग्री अमाइन है, एलिफेटिक अमाइन है, जानते हो आप लोग, ठीक है जी। अब आगे मैं बात करता हूँ, एरोमेटिक का भी कर सकते हैं रिडक्शन। लो, मैंने ले लिया बेंजोनाइट्राइल ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड N, एरो के ऊपर लिखा हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको भी रिड्यूस कर देगा, यहाँ आ जाएगा CH2NH2। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बेंजाइल अमाइन। इसको क्या बोला जाएगा? बेंजाइल अमाइन बोला जाएगा, बेंजाइल अमाइन। ऐसे रिडक्शन हो जाएगा इसका। एमाइड का रिडक्शन भी अगर मैं कर देता हूँ ना, एमाइड का भी अगर मैं रिडक्शन कर देता हूँ तो वहां से भी एमाइन बन जाते हैं बेटे। एमाइड का रिडक्शन करने के बाद भी, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, एमाइड का रिडक्शन करने के बाद भी एमाइन बन जाते हैं। तो थर्ड प्रिपरेशन पढ़ाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। थर्ड प्रिपरेशन हम लोगों को पढ़नी होती है एमाइड से। थर्ड है फ्रॉम एमाइड्स। लो जी, फ्रॉम एमाइड्स। एमाइड मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड ONH2। एरो के ऊपर आप लोगों को क्या लिखा हुआ मिलेगा? एरो के ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है जी, या हाइड्रोजन विद निकल प्लेटिनम या पैलेडियम। तो रिड्यूस कर दो बेटे इसको, क्या दिक्कत है इसमें? ऑक्सीजन को हटाओ और यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH2NH2। क्या बनेगा? 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। दैट मीन्स क्या बोला जाएगा इसको? इथाइल अमाइन बोला जाएगा। इट इज कॉल्ड इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन बोला जाएगा। फोर्थ प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूं फ्रॉम एमाइड हो गया, साइनाइड हो गया। फोर्थ प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। लो जी, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का भी बेटे रिडक्शन ही करना होगा। RNO2 का मैं रिडक्शन करूंगा। हाइड्रोजन ले लो बेटे, हाइड्रोजन विद प्लेटिनम पैलेडियम वगैरह ले लिया, ठीक है। या कोई मेटल के साथ अगर मैं HCl ले लेता हूं तो भी यहाँ रिडक्शन हो जाएगा इसका, और ये बन जाएगा RNH2 एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इस रिएक्शन का अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, लो नाइट्रोबेंजीन ले लिया। नाइट्रोबेंजीन का एमाइन बनाना है बेटे, ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है ये रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन का एमाइन बनाना है, नाइट्रोबेंजीन का एमाइन बनाना है। क्या करो, किसी मेटल के साथ एसिड ले लो, मेटल के साथ एसिड ले लो, आयरन के साथ HCl ले लिया मैंने, तो ये इसका रिडक्शन कर देगा। कैसे रिडक्शन होगा? रिडक्शन होगा, यहाँ आ जाएगा NH2, लो रिड्यूस कर देगा, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन ऐड कर देगा बेटे, तो इसको क्या बोला जाएगा? एनिलीन बोला जाता है इसको। दिस इज कॉल्ड एनिलीन। अरे समझ रहे हो ना, इसको बोला जाएगा एनिलीन। फिनाइल अमाइन बन गया ना, एनिलीन।
आगे देखो, फोर्थ प्रिपरेशन हो गई, फिफ्थ पढ़ा रहा हूं अभी। देखो फिफ्थ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉम थैलिक एसिड। थैलिक एसिड से पढ़ेंगे बेटे, बेसिकली थैलीमाइड से पढ़ेंगे। थैलिक एसिड से थैलीमाइड बनाएंगे पहले। लो, रिएक्शन का नाम है, फिफ्थ है प्रिपरेशन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन बेटे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। प्रिपरेशन की देखो, जिस भी रिएक्शन में नाम आ जाता है ना, नेम रिएक्शन तो बेटे एक जगह अपनी लिख लो आप कहीं ना कहीं कॉपी में, नेम रिएक्शंस को एक साथ लिख लो, आपको पेपर में मिलेंगी नेम रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेम रिएक्शन, जितनी भी होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। लो जी, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। अब गैब्रियल थैलीमाइड कैसे, ये है थैलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड, इसको बोला जाएगा थैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एसिड है। अब थैलिक एसिड से ना एमाइड बना रहा हूं मैं, थैलिक एसिड से थैलीमाइड बना रहा हूं, दिस इज थैलीमाइड। थैलीमाइड, थैलिक एसिड का एमाइड बनाया मैंने, दिस इज कॉल्ड थैलीमाइड। थैलीमाइड ध्यान रखना, थैलीमाइड। थैलिक एसिड बताया आप लोगों को, थैलिक एसिड क्या होता है, थैलिक एसिड होता है ये, बेंजीन पे ऑर्थो पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होंगे, दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड। थैलिक एसिड का एमाइड बनाया मैंने, थैलीमाइड। थैलीमाइड, तो रिएक्शन हम लोग थैलीमाइड से करवाएंगे, रिएक्शन हम लोग करवाएंगे थैलीमाइड से। थैलीमाइड की रिएक्शन सबसे पहले करवानी होती है एल्कोहलिक KOH के साथ। लो जी, थैलीमाइड ले लिया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पहले इसका पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा बेटे, ये H+ देगा यहां से, K+ H+ को रिप्लेस करेगा एंड हियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट, और ये बनेगा पोटेशियम थैलीमाइड। ये बनेगा पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड कैसे बनेगा, N-K+, N-K+। इसका नाम क्या था, इसका नाम था थैलीमाइड, और थैलीमाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई तो इसका बन गया पोटेशियम थैलीमाइड, तो इसको बोला जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट बन गया ना, तो इसको बोला जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड बन जाएगा, पोटेशियम थैलीमाइड। अब पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन करवाता हूं मैं किसी एल्काइल हैलाइड के साथ, किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ, और हीट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। एल्काइल हैलाइड में लिख रहा हूँ, इथाइल आयोडाइड लिख दिया मैंने, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। तो आयोडीन पे डेल माइनस, कार्बन पे डेल प्लस, और ये माइनस जाके कार्बन पे अटैक करेगा और यहां से क्या निकलेगा, I- निकलेगा। ध्यान से समझ लो क्या हुआ है, I- न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे जाके अटैक किया, यहां से I- निकल गया, तो K+ और I- क्या निकलेगा यहां से, K+ और I- यहां से निकल जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, यहां से निकल जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। विजिबल है ना यहाँ पे, पोटेशियम आयोडाइड। अब ये देखो पोटेशियम आयोडाइड निकल गया, तो ये बचा क्या, पोटेशियम आयोडाइड निकल गया तो बना क्या, देखो बन गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N के साथ जुड़ गया C2H5, C2H5 जुड़ गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा N इथाइल थैलीमाइड, N इथाइल थैलीमाइड। इसका नाम होगा बच्चों N इथाइल थैलीमाइड, N सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड बन गया ना, N इथाइल थैलीमाइड। ठीक है जी, अब कुछ नहीं करना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, साथ में हीट करना है। ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, ये जाएगा ये C2H5NH2, वाटर से क्या ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, वाटर से क्या ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। तो बेसिकली यहां से ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H5NH2, तो 1 डिग्री अमाइन बनता है इस रिएक्शन में, याद रखना 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन की प्रिपरेशन की रिएक्शन है ये, 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन के प्रिपरेशन की रिएक्शन है ये, 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन के प्रिपरेशन की रिएक्शन है। और देखो एक चीज और है,
साथ में क्या बनेगा, जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो साथ में बनेगा थैलिक एसिड। हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के साथ गया तो यहाँ से तो बन गया 1 डिग्री अमाइन, और साथ में क्या बनेगा, थैलिक एसिड बनेगा। साथ में बनेगा थैलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH और C डबल बॉन्ड O OH। तो बेसिकली जो ये रिएक्शन यूज करी जाती है, किसके लिए यूज करी जाती है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन को बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज करी जाती है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। ठीक है जी बच्चों, याद रखना इसको, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। तो एक चीज और है, मैं जितने भी कार्बन का एमाइन बनाना चाहता हूं ना, उतने कार्बन की चेन में यहां ले सकता हूं। ध्यान से देखो, मेरे को 2 कार्बन का एमाइन बनाना था, 2 कार्बन का एमाइन बनाना था तो मैं यहाँ 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ। 3 कार्बन का बनाना है तो यहाँ 3 कार्बन की चेन ले लूंगा, 4 कार्बन का बनाना है तो यहाँ 4 कार्बन की चेन ले लूंगा। ठीक है ना, उतने ही कार्बन की चेन मैं वहां ले सकता हूँ। तो बेसिकली दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइन की प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन यूज करी जाती है, याद रखना, प्राइमरी अमाइन की प्रिपरेशन के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आगे जो रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। लो, 6th प्रिपरेशन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो, एमाइड का एमाइन बनाने की रिएक्शन है ये, याद रखना, याद रखना, एमाइड का एमाइन बनाने की रिएक्शन है। एमाइड का एमाइन बनेगा बेटे, और एमाइड जितने कार्बन का होगा उससे 1 कार्बन कम का एमाइन मिलेगा। एमाइड जितने कार्बन का होगा, एमाइड जितने कार्बन का होगा उससे ये कार्बन बीच में से निकल जाएगा, ये कार्बन बीच में से निकल जाएगा, उससे 1 कार्बन कम होके हम लोगों को एमाइन मिलेगा। ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवानी है, एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवानी है। डिग्रेडेशन मतलब कार्बन की जो चेन की जो लेंथ है ना वो कम हो जाएगी। देखो जरा एग्जांपल लिखता हूं आप लोगों के सामने, CH3C डबल बॉन्ड ONH2 रिएक्शन किसके साथ करवानी है, ब्रोमीन के साथ। एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना होगा ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या होगा, एमाइड का एमाइन बनाना है बेटे। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में एमाइड का एमाइन बनाना होता है। 1 कार्बन यहां से निकाल दो, 1 कार्बन को निकाल दो यहां से, तो बनेगा CH3NH2, मतलब क्या बन गया, मिथाइल अमाइन बन गया, बन गया मिथाइल अमाइन। आई थिंक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। ऐसे ही देखो मैंने ये ले लिया C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है, बेंजामाइड ले लिया बेटे मैंने। तो बेंजामाइड से क्या बना देंगे हम लोग, बेंजामाइड की रिएक्शन मैंने करवा दी ब्रोमीन के साथ और KOH के साथ, एल्कोहलिक सॉल्यूशन, एल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो देखो क्या होगा, ये CO निकाल दो बस बीच में से, इसका नाम क्या था, इसका नाम था बेंजामाइड, बेंजामाइड, CO निकाल दो बीच में से, तो क्या बनेगा भाई, CO अगर बीच में से निकल जाएगा तो NH2 आ जाएगा ना ऊपर, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, एनिलीन। अभी बनाया था थोड़ी देर पहले हम लोगों ने। तो 1 कार्बन कम होके हम लोगों को एमाइन मिलेगा। अगर मेरे को एमाइड से एमाइन बनाना है और कार्बन की चेन की लेंथ को कम करना है तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करो वहां पे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो साइड प्रोडक्ट क्या होगा, साइड प्रोडक्ट क्या होगा, पोटेशियम और पोटेशियम है, ब्रोमीन है, और यहाँ से CO निकला है। तो बेसिकली एक तो निकलेगा यहाँ से K2CO3 का मॉलिक्यूल, KBr निकलेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड भी निकलेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड निकलेगा, पोटेशियम
कार्बोनेट भी निकलेगा, पोटेशियम कार्बोनेट भी निकलेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो इसके कितने होंगे टोटल? 4 मॉलिक्यूल यूज होंगे, इसके 4 यूज होंगे, मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। अरे 2 ब्रोमीन है ना, तो 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम ब्रोमाइड के निकलेंगे और K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट निकलेगा बाहर, और वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकलता ही है, H2O तो निकलेगा ही निकलेगा। सेम सिचुएशंस यहाँ पे, ठीक है, KBr निकल जाएगा, K2CO3 निकल जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल आप बैलेंस करना चाहते हो, 4 हाइड्रोजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये सब है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो गई। आगे हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपरेशन के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पढ़ते हैं, अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस 1 बाय 1 पढ़ाता हूं, सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन यहीं से आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है इनका बेसिक कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान से समझने की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो बताता हूं क्या है बेसिक कैरेक्टर। बच्चों बेसिक कैरेक्टर कैसे देखा जाएगा? मैंने ले लिया CH3NH2 1 डिग्री अमाइन, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहेगा, 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं तो 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा, CH3 ट्वाइस NH, नाइट्रोजन पे यहां भी लोन पेयर है, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, और अब मैं लिखने जा रहा हूं 3 डिग्री अमाइन। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, CH3 थ्राइस और नाइट्रोजन पे आ गया लोन पेयर। क्या फर्क है तीनों में? तीनों में क्या फर्क है? बेसिक कैरेक्टर को अगर देखा जाए तो बेसिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा? CH3 जो ग्रुप है ना वो दिखाता है प्लस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट दिखाएगा बच्चों? प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खुद से दूर धकेलेगा नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यहाँ 2 ग्रुप हैं जो प्लस आई दिखा रहे हैं, यहाँ 3 ग्रुप हैं जो प्लस आई दिखा रहे हैं। इस हिसाब से बेसिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर होना चाहिए था सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अरे ये ऑर्डर होना चाहिए था, समझ रहे हो? अगर मैंने ले लिया इथाइल अमाइन, लो C2H5NH2, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, इथाइल अमाइन। ऐसे में लिख देता हूं डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन लिख दिया मैंने, डाई इथाइल अमाइन। और अब मैं लिख रहा हूं ट्राई इथाइल अमाइन 3 डिग्री अमाइन। इसमें भी सबसे ज्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। होना ये चाहिए था लेकिन ये नहीं होता, होना ये चाहिए था, ये नहीं होता, ये नहीं होता। होता क्या है फिर अगर ये नहीं होता तो? लो जी बताते हैं कि क्या होता है। ये प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से होना चाहिए था बच्चों, लेकिन ये नहीं होता। तो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या रहेगा? लो पहले मैं मिथाइल के बारे में बता रहा हूं। देखो एमाइन होता है RNH2, बेसिक कैरेक्टर किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, तो जिसकी वजह से ये लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। अब मैंने ले लिया, अगर मिथाइल ले लिया तो बेटे कैसे लिखा जाएगा? अगर मैंने मिथाइल ले लिया तो कैसे लिखा जाएगा? CH3NH2, ठीक है, अभी बताया था आप लोगों को 1 डिग्री अमाइन, ठीक, और CH3 ट्वाइस NH 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। और अगर मैं ले लेता हूं CH3 थ्राइस N, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। अगर मैं इसमें देखना चाहूं तो मैंने देखो प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर किया जा रहा था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है? 2 डिग्री। एक्चुअल जो ऑर्डर होता है इसमें वो होता है 2 डिग्री। 2 डिग्री के बाद आता है इसमें 1 डिग्री, और 1 डिग्री के बाद आता है इसमें 3 डिग्री। बताऊंगा मैं ऐसा क्यों हुआ, एक बार देख लो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। अगर मैंने ले लिया इथाइल अमाइन
तो मिथाइल अमाइन में बेसिक करैक्टर का ऑर्डर क्या रहेगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। और अगर मैं ले लेता हूँ इथाइल अमाइन C2H5NH2, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन है इथाइल अमाइन। मैंने लिख दिया C2H5N ट्वाइस NH, 2 डिग्री अमाइन। ये 1 डिग्री है, इथाइल अमाइन है। और ये क्या 2 डिग्री अमाइन है, ये डाइथाइल अमाइन है बच्चों। और अगर मैंने लिख दिया C2H5 थ्राइस N, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहेंगे भाई बच्चों, हर जगह नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ध्यान रखना। और ये आ गया अपना कौन सा 3 डिग्री अमाइन। अब मैं देखता हूं कि बेसिक करैक्टर का ऑर्डर क्या रहेगा। तो सबसे पहले 2 डिग्री, लेकिन पहले आएगा 3 डिग्री और उसके बाद आएगा 1 डिग्री, उसके बाद आएगा 1 डिग्री। अब ये बेसिक करैक्टर के ऑर्डर में ये चेंज क्यों आया, यही है चीज देखने की। लो बताता हूं। किसी भी बेस का बेसिक करैक्टर इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो कि किसी भी बेस का बेसिक करैक्टर इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बना उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। कोई भी बेस है, कोई भी बेस है, बेस क्या करेगा, बेस लेगा H+। बेस का काम क्या है, H+ लेना। H+ लेगा तो जो ये बनेगा इसको, इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड बोला जाएगा, इसको इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड बोला जाएगा। अब ये कॉन्जुगेट एसिड कितना ज्यादा स्टेबल बना, ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज्यादा बेसिक करैक्टर होगा इस बेस का। ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज्यादा बेसिक करैक्टर होगा इस बेस का। और भाई इसकी जो स्टेबिलिटी है ना, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स के ऊपर। अगर मैंने इन एमाइंस को लिया हुआ है पानी के अंदर, अगर मैंने इनका सॉल्यूशन बनाया हुआ है वाटर में, तो इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। इसकी स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर आता है +I इफेक्ट, दूसरा फैक्टर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। वहां विजिबल है ना आप लोगों को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। इस चीज को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। बेस H+ लेगा और H+ लेके इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। ये है कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड। जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उतना ही ज्यादा इस बेस की क्या होगी, बेसिसिटी होगी। तो ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे, +I इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। और जो तीसरा फैक्टर रहता है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस, वो रहता है स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब के भीड़ भाड़। तीसरा फैक्टर रहता है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो शुरू करते हैं। देखो शुरू करते हैं हम लोग मिथाइल अमाइन के साथ। मिथाइल अमाइन के साथ शुरू करते हैं। इथाइल अमाइन आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा। तीनों फैक्टर को हम लोगों को 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा और फिर आप लोगों को बेसिक करैक्टर ये बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। लो मैं शुरू कर रहा हूँ बच्चों मिथाइल अमाइन के साथ। ये ले लिया मैंने मिथाइल अमाइन, 1 डिग्री अमाइन मिथाइल अमाइन। अब ये क्या करेगा, ये लेगा H+ लेगा तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा, CH3NHH+, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ऐसे ही मैंने ले लिया डाई मिथाइल अमाइन, CH3 ट्वाइस NH, लो H+ के साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। कैसे बनेगा, CH3 नाइट्रोजन H और CH3, इस पे भी आ गया प्लस चार्ज, ये भी इसका कॉन्जुगेट एसिड रहेगा। अगर मैं ले लेता हूँ ट्राई मिथाइल अमाइन, CH3 नाइट्रोजन पे लोन पेयर, सामने से एसिड से क्या लेगा, H+ लेगा तो ये बनाएगा नाइट्रोजन CH3 और H, और इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया।
अब देखो तीनों फैक्टर्स को मैं 1 बाय 1 अप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखना। पहले प्लस आई इफेक्ट को अप्लाई कर रहा हूँ। प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से कौन सा कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है तीनों में? यहाँ प्लस आई प्लस आई प्लस आई, कौन सा कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है? ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। उससे कम स्टेबिलिटी इसकी और उससे कम स्टेबिलिटी इसकी, क्योंकि यहाँ 3 ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बेस है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बेस है उसकी बेसिसिटी ज़्यादा। तो इसके हिसाब से जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होना चाहिए 3 डिग्री प्लस आई के हिसाब से, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, जो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में कि प्लस आई के हिसाब से बेसिसिटी का ऑर्डर क्या जाना चाहिए? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो प्लस आई ये कह रहा है कि 3 डिग्री होना चाहिए, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब आ जाओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्ड ये कितने बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ? ये बनाएगा 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये कितने बनाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये कितने बनाएगा? 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना कॉन्जुगेट एसिड, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी बच्चों, सिंपल सी तो बात है ना। तो इस हिसाब से कॉन्जुगेट एसिड जो 1 बना स्टार्टिंग वाला, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बेस होगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे अगर मैं देखता हूं ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अगर मैं बेसिस पे देख रहा हूं तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा, 2 डिग्री अमाइन उससे कम, 3 डिग्री अमाइन सबसे कम, 3 डिग्री अमाइन सबसे कम, अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे देख रहा हूं। अगर मैं प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे देख रहा हूं तो क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मिथाइल अमाइन की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे देख रहा हूं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब एक चीज देखो ध्यान से, स्टेरिक हिंड्रेंस कब काम में आता है? स्टेरिक हिंड्रेंस काम में आता है कि इस ग्रुप का साइज कितना बड़ा है। जो ये ग्रुप लगा हुआ है आर ग्रुप ना, जो ये आर ग्रुप लगा हुआ है, इस आर ग्रुप का साइज कितना बड़ा है? अगर मिथाइल है तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस को नेग्लेक्ट करते हैं वहां पे। ध्यान से सुनो, अगर मिथाइल है तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। अगर मिथाइल के अलावा कोई और ग्रुप आ जाता है तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस को वहां पे कंसीडर करते हैं। वहां स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी, भीड़ भाड़ होगी। तो अगर मिथाइल है तो मैं कह रहा हूं स्टेरिक हिंड्रेंस को नेग्लेक्ट करो। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से होगी। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट। सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, मिथाइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा यहां पे, तो जो स्टेबिलिटी आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट। अब मिथाइल वाले केस में अगर मैं देखता हूं तो 2 डिग्री की तो पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुई। चेंज किसकी हो रही है? 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा बेसिक तो रहेगा 2 डिग्री। 2 डिग्री की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि 2 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रॉपर हो रही है और प्लस आई इफेक्ट भी प्रॉपर लग रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? 2 डिग्री का। उससे कम किसका होगा? उससे कम होगा मैंने बोला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रीडोमिनेट कर जाएगा ओवर प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रीडोमिनेट कर जाएगा प्लस आई इफेक्ट को। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? यहां ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है 1 डिग्री अमाइन के कॉन्जुगेट एसिड में। तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? 1 डिग्री अमाइन, और उसके बाद 3 डिग्री अमाइन। लो जी, ये तो आएगा मिथाइल अमाइन के केस में, ये तो ऑर्डर आएगा मिथाइल अमाइन के केस में। अब मैं इसी में इथाइल का एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। इथाइल में यहाँ क्या ले लूंगा? C2H5 ले लूंगा। यहाँ भी क्या ले लूंगा? C2H5 ले लूंगा। यहाँ भी C2H5। मिथाइल की जगह आ जाएगा इथाइल, मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप लेके देता हूं। C2H5, C2H5, C2H5। अब देखो बच्चों, वहां भी क्या चीज रहेगी? 2 डिग्री पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 2 डिग्री की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आएगा। 2 डिग्री की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आएगा। ये तो था मिथाइल अमाइन के केस में, मिथाइल अमाइन के केस में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब 2 डिग्री की पोजीशन वहां भी सेम रहेगी, तो वहां भी सबसे ज्यादा बेसिक 2 डिग्री होगा। लेकिन वहां भी फ्लक्चुएशन किस में आएगा? 3 डिग्री में और 1 डिग्री में आएगा। लेकिन अब जो मैंने बोला कि अगर मैं मिथाइल से ज्यादा साइज का एल्काइल ग्रुप लेता हूं, इथाइल ले लिया, प्रोपाइल ले लिया, ब्यूटाइल ले लिया, पेंटाइल ले लिया, तो वहां स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आएगी जितनी ज्यादा के प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड करवाएगा।
सुन लो ये बात दोबारा ध्यान से कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इथाइल ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इतनी स्टेबिलिटी नहीं आएगी जितनी के प्लस आई इफेक्ट की वजह से आएगी। तो प्लस आई क्या कह रहा है, 3 डिग्री ज्यादा बेसिक है, 1 डिग्री कम बेसिक है। तो 3 डिग्री ज्यादा बेसिक है और 1 डिग्री कम बेसिक है, ठीक है। तो वहां प्लस आई इफेक्ट प्रीडोमिनेट कर जाएगा ओवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 2 डिग्री देन 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो ये है आप लोगों का बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर मिथाइलमाइन का और इथाइलमाइन का इन वाटर, अगर मैं उसको पानी में ले रहा हूं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन में कौन ज्यादा बेसिक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दोगे आप बड़ी आराम से। एलिफेटिक अमाइन एनिलीन ले लो और इथाइल अमाइन ले लो, दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है। क्वेश्चन क्या है बेटे कि ये एनिलीन ले लिया मैंने, एनिलीन में से एनिलीन लिया और इसका बेसिक कैरेक्टर का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं C2H5NH2 के साथ। कौन ज़्यादा बेसिक है? इथाइल अमाइन ज़्यादा बेसिक है क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन ये लोन पेयर इन्वॉल्व है यहाँ किसमें, रेजोनेंस में, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये यहाँ पे डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है, डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर ना रिंग में चले जाते हैं रेजोनेंस में, ये यहाँ प्रोटोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये प्रोटोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ये रेजोनेंस की वजह से रिंग में चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये प्रोटोनेशन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ये कम बेसिक होगा और एलिफेटिक अमाइन ज़्यादा बेसिक होगा। एलिफेटिक अमाइन ज़्यादा बेसिक होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो एक क्वेश्चन आता है ऑर्थो इफेक्ट। बच्चों ऑर्थो इफेक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में भी पढ़ाया था। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में भी मैंने ऑर्थो इफेक्ट आप लोगों को पढ़ाया था। मैंने बताया था, देखो मैं बताता हूँ ऑर्थो इफेक्ट के बारे में, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार यहाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्थो इफेक्ट में एक बार यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ। बेंजोइक एसिड, ये कह रहा था कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे ना अगर कोई भी ग्रुप आता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो और चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ये ऑर्थो इफेक्ट है, ठीक है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर मैं ले लेता हूँ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन NH2, अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो और चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, दैट डजंट मैटर। वैसे एक बात है, देखो ध्यान से सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को कम करेगा और बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये तो बढ़ाएगा, ये घटाएगा, ये बढ़ाएगा, ये घटाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि अगर ऑर्थो पे कोई ऐसा ग्रुप आया, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा ही घटाएगा एज कंपेयर टू एनिलीन, एज कंपेयर टू एनिलीन। एनिलीन के कंपैरिजन में इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा, ये याद रखना। ऑर्थो इफेक्ट यहाँ उल्टा हो जाता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन। ऑर्थो इफेक्ट यहाँ क्या कहता है,
देखो बेंजोइक एसिड के केस में ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। और एनिलीन के केस में क्या कहता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन्स, एज कंपेयर टू एनिलीन्स, एज कंपेयर टू एनिलीन्स, एनिलीन्स ज्यादा बेसिक होंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ ऑर्थो इफेक्ट बोला जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं बेटे, देखो ये थी पहली केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक कैरेक्टर। अब इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। रिएक्शन पढ़नी है एमाइन की विद 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 किसके साथ, एल्काइल हैलाइड्स। रिएक्शन ऑफ एमाइन्स with alkyl and aryl halides, with alkyl halides and aryl halides। चलो, with alkyl halides and aryl halides, with alkyl halides and aryl halides। एराइल के साथ दिक्कत होगी बेटे, एराइल के साथ रहने दो, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड्स के साथ पढ़ रहे हैं हम लोग रिएक्शन, सिर्फ एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं एमाइंस की, ठीक है। देखो अब एमाइंस भी आप एलिफेटिक एमाइन भी ले सकते हो, एमाइंस भी तो दो तरीके का होगा ना, एक तो होगा एलिफेटिक एमाइंस, एक रहेगा एलिफेटिक एमाइंस और दूसरा रहेगा एरोमेटिक एमाइंस, दूसरा रहेगा एरोमेटिक एमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस, एक रहेगा एलिफेटिक, दूसरा रहेगा एरोमेटिक। एलिफेटिक कैसे, जैसे मैंने लिख दिया CH3NH2 एलिफेटिक अमाइन, और मैं लिख देता हूं बेंजीन के ऊपर NH2, तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक अमाइन। इनकी रिएक्शन पढ़नी है हम लोगों को मिथाइल क्लोराइड के साथ या मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ या मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। देखो पढ़ते हैं रिएक्शन कैसे होगी। ये रिएक्शन बच्चों आप लोग पहले भी पढ़ चुके, ये रिएक्शन आप लोग पहले भी पढ़ चुके। देखो कैसे होगी, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। मैंने लिख दिया CH3NH2 और रिएक्शन करवा रहा हूँ CH3Cl के साथ, डेल माइनस डेल प्लस, जानते हो। और नाइट्रोजन पे क्या रहेगा, लोन पेयर। अगर नाइट्रोजन पे होगा लोन पेयर तो वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा सर किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। ये यहाँ अटैक करेगा, अरे देखो ये न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ से क्या निकलेगा Cl माइनस, Cl माइनस निकला तो क्या बना बच्चों, CH3 नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, अरे जुड़ा CH3 नाइट्रोजन H, और कितने H हैं, 2 H हैं, और एक और CH3 आ गया तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आया और यहाँ से निकल गया Cl माइनस, तो ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा और H प्लस और Cl माइनस क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा, HCl। तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट हो गया। मैं सीधा सीधा जोड़ देता हूँ, नाइट्रोजन पे प्लस आया तो H प्लस निकलेगा, H प्लस और Cl माइनस, HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री एमाइन में, CH3 ट्वाइस NH, 2 डिग्री अमाइन। रिएक्शन यहीं रुक जाती अगर मैं इसका 1 मोल ले लेता तो, लेकिन रिएक्शन आगे जाएगी, रिएक्शन आगे जाएगी, समझ रहे हो ना। और रिएक्शन आगे जाएगी तो कैसे रिएक्ट करेगा, देखो साइड प्रोडक्ट, चलो ठीक है यहाँ लिख दिया ना बस। तो 2 डिग्री अमाइन आगे रिएक्ट करेगा CH3 ट्वाइस NH, इस पे लोन पेयर दोबारा से, अगर मैंने इसका 1 मोल लिया हो तो आगे दोबारा रिएक्ट करेगा, डेल माइनस डेल प्लस, ये लोन पेयर यहाँ और यहाँ से Cl माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, प्लस तो यहाँ से H प्लस निकला, H प्लस और Cl क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो बन गया बच्चों CH3, हाँ जी व्हाट, थ्राइस, CH3 थ्राइस, 3 मिथाइल ग्रुप आएंगे और नाइट्रोजन पे प्लस आया तो H प्लस निकला, H प्लस और Cl माइनस, HCl निकल गया, तो ये बन जाएगा CH3 थ्राइस, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो ये बन गया 3 डिग्री अमाइन। रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी जब तक नाइट्रोजन का लोन पेयर मेंटेन है और मैंने मिथाइल क्लोराइड को अगर एक्सेस में लिया हुआ है, देन रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आगे
चलेगी। अब दोबारा से मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, डेल माइनस डेल प्लस, लोन पेयर यहाँ से Cl माइनस, और अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के ऊपर कोई H प्लस नहीं है डोनेट करने को, कहीं ये सोचो कि H प्लस देगा, कहाँ से H प्लस देगा भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में। और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कैसे लिखा जाएगा, CH3, देखो जरा 3 4, 3 मिथाइल, फोर्थ मिथाइल ये, 3 मिथाइल ये और फोर्थ मिथाइल ये, तो CH3 4 नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज और Cl माइनस। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, ये है क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी, किसकी, एलिफेटिक अमाइन की। अब अगर मैं एरोमेटिक अमाइन ले लूँ तो भाई बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्ट करेगा एरोमेटिक अमाइन भी, लेकिन वहाँ हीट करना पड़ेगा थोड़ा हम लोगों को रिएक्शन को करवाने के लिए। देखो एरोमेटिक अमाइन के साथ कैसे होगी रिएक्शन। एरोमेटिक अमाइन मैंने ले लिया, लो एनिलीन ले लिया, एनिलीन की रिएक्शन करवाओ आप लोग। NH2 ले लिया एनिलीन, नाइट्रोजन पे लोन पे रहेगा, किसके साथ रिएक्शन करवा दी मैंने, मिथाइल आयोडाइड के साथ करवा दी, डेल माइनस डेल प्लस, नाइट्रोजन लोन पेयर और ये यहाँ सॉरी प्लस, ये यहाँ और यहाँ से निकल जाएगा Cl माइनस। तो क्या होगा देखना, नाइट्रोजन पे प्लस आया H प्लस और I माइनस क्या निकल जाएगा बच्चों, HI निकल जाएगा। सिचुएशन क्या हुई, रिंग के ऊपर आ गया अब NH और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3। अरे नाइट्रोजन के साथ CH3 और H, ये आया। ठीक है, कितने डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री में। दोबारा रिएक्शन करेगा, अगर मिथाइल आयोडाइड पड़ा है तो दोबारा रिएक्ट करेगा ये इसके साथ, ये और ये क्या निकला, HI, H प्लस और I माइनस, दोबारा HI निकला। तो बना दो बच्चों, प्रोडक्ट ही तो बनाना है, जानते हो। नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल लग जाएंगे बस, अब ये आ जाएगा डाई मिथाइल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और नाइट्रोजन पे प्लस आया था, H प्लस निकल गया था तो HI निकल गया था यहाँ से। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर फिर पड़ा है, एक बार दोबारा रिएक्शन करवाते हैं CH3I के साथ, वही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। ये यहाँ और यहाँ से निकल जाएगा I माइनस। तो अब नाइट्रोजन पे कितने मिथाइल ग्रुप आए, अब नाइट्रोजन पे आ गए 3 मिथाइल ग्रुप, CH3 थ्राइस, CH3 थ्राइस आ जाएगा बेटे। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ट्राई मिथाइल। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, अभी नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया कार्बन को और यहाँ से I माइनस निकला है। और देखो I माइनस इसके साथ आयनिक इंटरेक्शन में पड़ा रहेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो इसको बोला जाएगा ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, तो ये थी एरोमेटिक अमाइन के साथ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की। अब हम करवाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्शन ऑफ एमाइंस विद एसाइल हैलाइड के साथ करवा लो। अरे एसाइल हैलाइड बोल दो या एसिड क्लोराइड बोल दो, एक ही बात है बच्चों, जानते हो आप लोग। थर्ड रिएक्शन ऑफ एमाइंस विद एसाइल हैलाइड्स, एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवानी है। एसाइल हैलाइड ले लिया, RC डबल बॉन्ड OCl ले लिया। ठीक है, अरे लो CH3 ले लो, R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल या एराइल ग्रुप ले लिया मैंने। तो इसको क्या बोला जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, जानते हो आप लोग, एसिटिक एसिड का हेलोजन डेरिवेटिव है। इसकी रिएक्शन करवानी है हम लोगों को एमाइन के साथ। लो प्राइमरी एमाइन ले लिया मैंने, 1 डिग्री एमाइन, और मैंने रिएक्शन करवा दी CH3 C डबल बॉन्ड OCl। बड़ी आसान है भाई, बहुत ही आसान रिएक्शन है।
ये पहले यहाँ अटैक करेगा, यहाँ डेल माइनस डेल प्लस रहेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, उसके बाद क्या ये एज ए गुड लिविंग ग्रुप पड़ा है यहाँ पे Cl, देखो मैं करके दिखाता हूँ क्या होगा। CH3 कार्बन ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, ये एज ए गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ से CH3 आगे जुड़ गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने कार्बन पे अटैक किया, तो इसके साथ क्या जुड़ा आके, नॉट CH3 सॉरी, इसके साथ जुड़ गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और CH3 और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप की फॉर्म में पड़ा है, तो ये वापस यहाँ आएंगे और यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा और यहाँ से क्या जाएगा, ये H प्लस निकल जाएगा, ये H प्लस और Cl माइनस HCl निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और बचा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O NHCH3। अभी मैं प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, Cl माइनस निकल गया, H प्लस निकल गया, तो क्या निकल गया, HCl निकल गया और NHCH3। लो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ से H प्लस और यहाँ से Cl माइनस HCl निकल गया और NH को मैंने डायरेक्टली उठा के चिपका दिया क्लोरीन की जगह पे, ठीक, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। इसको बोला क्या जाएगा, इसको ये बेटे एमाइड बनाया, ध्यान से देखो जरा क्या बना है, एमाइड, एमाइड बना है, एमाइड, एमाइड। ये जो रिएक्शन है, क्योंकि HCl निकलता है यहाँ पे, क्योंकि HCl निकलता है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम साथ में क्या ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं, पिरिडीन, पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब ये एमाइड है, अरे एमाइड जानते हो ना, C डबल बॉन्ड ONH2 फंक्शनल ग्रुप, ये आता है, तो ये क्या है, एमाइड है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा N सब्स्टिट्यूटेड, N सब्स्टिट्यूटेड, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, N पोजीशन पे क्या, N के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, मैं इसको बोल सकता हूँ N मिथाइल एमाइड भी बोल सकता हूँ, N मिथाइल एमाइड बोल सकता हूँ, या सीधा बोल दो आप N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड भी बोल सकता हूँ इसको। लो क्लियर है, तो 1 डिग्री भी कर जाएगा। हाँ लेकिन अब एक चीज है, ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा भाई बच्चों, ये चीज है, ये चीज ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा। कहीं ये सोचो कि ठीक है नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और सर अगर मैं इसका ना इसको एक्सेस में ले लेता हूं तो क्या ये फर्दर इसके साथ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि जो ये लोन पेयर है ना ये यहाँ रेजोनेंस में रहेगा, रेजोनेंस में रहेगा तो आगे फिर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर पाएगा इस कार्बन पे, तो ये रिएक्शन यहीं रुकेगी, ठीक है, आगे रिएक्शन नहीं जाएगी, ये रेजोनेंस की वजह से, यहाँ रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर आगे फर्दर इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा अगर मैं इसको एक्सेस में ले लेता हूं तो, ठीक है। ये 1 डिग्री के साथ ऐसे ही 2 डिग्री के साथ हो जाएगी, ऐसे ही रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, 2 डिग्री अमाइन के साथ, 2 डिग्री अमाइन के साथ करें, 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करें, देखो 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं, ले लो CH3 ट्वाइस NH, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस और फिर घूम के Cl माइनस, जानते हो आप लोग H प्लस Cl माइनस HCl निकल जाएगा। बेस कौन सा लेना आप लोगों को, पिरिडीन लेना है, तो बनेगा क्या बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ जुड़ा N, और N पे कितने एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, N पे 2 एल्काइल आ रहे हैं, एक ये मिथाइल आ गया और दूसरा ये मिथाइल आ गया, तो इसको बोला क्या जाएगा, N डाई मिथाइल एमाइड बन जाएगा, और या आप इसको बोल दो NN डाई सब्स्टिट्यूटेड, NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बोल दो, NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, और HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ ही। तो ये थी इसकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, लगा लो आप थर्ड लगा लो, या आप इनको दोनों को अगर मैं एक ही में काउंट करना चाहते हो, एमाइन की रिएक्शन पहले एल्काइल हैलाइड के साथ करवाई, एमाइन की रिएक्शन फिर एसाइल हैलाइड के साथ करवाई, सेकंड में काउंट करना है, सेकंड का ए और बी पार्ट बना के लिख लेना। तो अभी मैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को, दोनों को सेकंड में ही लिख लेना बेटे, इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ ही लिख लेना, कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों रिएक्शंस एक तरीके से ही जाती हैं। अब अगर मैं चलता हूँ थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी जो है आप लोगों की है वो है आइसोसाइनाइड टेस्ट करते हैं बेटे, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3
रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है इसको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलता हूँ इसको, वेरी मच इम्पोर्टेंट, पेपर में आता है। ये 1 डिग्री अमाइन के टेस्ट के लिए किया जाता है, कि पेपर में आ जाता है कई बार, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री अमाइन एंड 2 डिग्री अमाइन। ये है CH3NH2 आ गया। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक ये कंपाउंड दिया है बेटे आपको और एक दे दिया 2 डिग्री अमाइन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो 1 डिग्री अमाइन तो आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देगा, 2 डिग्री अमाइन नहीं देगा। या पूछ ले 1 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन के बीच में, 1 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन के बीच में, तो ये भी ऐसा ही है, ये भी आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देगा, ये नहीं देगा। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री तो आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा। अब 1 डिग्री अमाइन में एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक अमाइन भी हो सकता है, दोनों ही ये टेस्ट देंगे। लो भाई, मैंने ले लिया CH3NH2 और इसकी रिएक्शन बेटे लिखी हुई ऐसे मिलेगी आप लोगों को, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ और एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होने के बाद, यहाँ पे ये हीट करना पड़ता है, यहाँ पे ये रिएक्शन होने के बाद बन जाता है CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड बन जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल अमाइन से बन जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो जो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड बना है ना, इसकी बड़ी ही पंजेंट स्मेल आती है। कैसी स्मेल आएगी, पंजेंट स्मेल। इससे पहचान हो जाती है कि जो हमारा एमाइन था वो प्राइमरी एमाइन था, जो एमाइन था वो क्या था, प्राइमरी एमाइन था। प्राइमरी एमाइन ही आइसोसाइनाइड बनाएगा, सेकेंडरी एमाइन या टर्शरी एमाइन आइसोसाइनाइड नहीं बनाएगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। प्राइमरी अमाइन ही आइसोसाइनाइड बनाएगा, सेकेंडरी या टर्शरी आइसोसाइनाइड नहीं बनाएगा। और साइड प्रोडक्ट वही है बेटे, पोटेशियम और क्लोरीन KCl दे देगा, और बाकी बचा हुआ क्या आएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सेम रिएक्शन मैं कर सकता हूँ, ये तो प्राइमरी के लिए, मतलब ये तो मैंने एलिफेटिक अमाइन के लिए ले लिया। अगर यहाँ पे एरोमेटिक भी होता, C6H5 होता, तो भी हो जाता आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो यहाँ क्या आता, C6H5, ठीक है, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये क्या था, एनिलीन है, एनिलीन भी रिएक्ट कर जाएगा। तो इसका सार क्या है कि 1 डिग्री एमाइन चाहे एलिफेटिक हो और चाहे एरोमेटिक हो, वो आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगे। तो यहाँ भी आइसोसाइनाइड बन जाएगा ये इसकी रिएक्शन करने के बाद, और पंजेंट स्मेल आती है बहुत, ठीक है। तो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक अमाइन हो, 1 डिग्री हो, प्राइमरी अमाइन हो, वो ये टेस्ट दे देंगे। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन ये टेस्ट नहीं देंगे, याद रखना ये, ठीक है। तो ये सेपरेशन टेस्ट है। अब चलते हैं बेटे 4th रिएक्शन की तरफ, 4th केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। देखो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सेपरेशन टेस्ट के तौर पे यूज करी जाती है। अब सेपरेशन टेस्ट के तौर पे जो वो रिएक्शन यूज होगी वो क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। 4th है, 3 पढ़ चुके हम लोग। तो एमाइन की रिएक्शन है विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। लो जी, देखो जरा, एमाइन ले लिया मैंने, 1 डिग्री एमाइन लिया, तो CH3NH2, और इसकी रिएक्शन करवाता हूं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फर डबल बॉन्ड हो, सल्फर डबल बॉन्ड हो और Cl, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। देखो भाई देखो, यहाँ डेल माइनस डेल प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस जाएगा, ऑक्सीजन माइनस वापस आएगा, यहाँ से Cl माइनस H प्लस, और Cl क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो बना क्या, देखना जरा, ये 1 डिग्री अमाइन था। मैं रिएक्शन का मैकेनिज्म आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखते हुए चलना। तो H प्लस और Cl माइनस HCl निकल जाएगा, ये वापस आएगा, तो सल्फर डबल बॉन्ड O तो एज इट इज मेंटेन रहेगा, इसके साथ जुड़ेगा क्या, बेंजीन सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O N
NHCH3, तो इसको बोला जाएगा N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड, N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड, और बाहर क्या निकल जाएगा भाई, HCl बाहर निकल जाएगा, N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। ठीक है, और अगर इस N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड को मैं बेस के अंदर डाल देता हूं तो ये डिसॉल्व हो जाएगा बेस के अंदर, ये बेस के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड बेस के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, बेस पोटेशियम प्लस OH माइनस, और ये जो हाइड्रोजन होता है ना इसमें, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा है, एसिडिक, तो H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो बना क्या, ये बन गया सल्फर डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन पे माइनस, इसके साथ क्या आ जाएगा, साथ में K प्लस और CH3, तो इस K प्लस को मैं बाहर ही लिख देता हूँ, इस K प्लस को मैं बाहर ही लिख देता हूँ। लो, तो पोटेशियम सॉल्ट बन गया किसका, N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड का पोटेशियम सॉल्ट बन गया। तो जो N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड है वो बेस के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो 1 डिग्री अमाइन तो 1 डिग्री अमाइन तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड बनाएगा, और वो बेस में फर्दर डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 डिग्री अमाइन ले लेता हूँ यहाँ, अगर मैंने क्या ले लिया, 2 डिग्री अमाइन अगर मैंने यहाँ ले लिया तो क्या होगा, देखो जरा, मैंने यहाँ 2 डिग्री लिया, CH3 ट्वाइस NH ले लिया मैंने 2 डिग्री अमाइन, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर, अब ये वही अटैक करेगा और यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा, तो H प्लस Cl HCl बाहर निकल जाएगा। लेकिन सिचुएशन क्या है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, देख लो, अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। जब मैंने 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करवाई तो बेटे ये H प्लस और ये Cl जा चुका, अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बेस में डिसॉल्व नहीं होगा, याद रखना, ये बेस में डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्यूबल होगा। ये मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ, इनसॉल्यूबल इन KOH, इनसॉल्यूबल इन KOH। और अगर मैं लेता हूँ 3 डिग्री अमाइन, तो बेटे 3 डिग्री अमाइन पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो 3 डिग्री अमाइन पे हाइड्रोजन नहीं है, अगर 3 डिग्री अमाइन पे हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ से Cl माइनस बाहर नहीं निकलेगा, तो 3 डिग्री अमाइन इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। 3 डिग्री अमाइन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो Cl HCl बाहर नहीं निकलेगा। तो सीधा सीधा सार क्या निकला, अरे क्या रिजल्ट निकला पूरी रिएक्शन लिखने का, 1 डिग्री अमाइन तो बहुत ईजिली रिएक्ट कर जाएगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, और जो N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनेगा, N सब्स्टिट्यूटेड जो एमाइड बनेगा वो बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, KOH में, KOH में सोल्यूबल होगा, ये KOH में सोल्यूबल होगा, ये KOH के अंदर सोल्यूबल होगा, याद रखना ये बात आप। लेकिन अगर मैंने ले लिया 2 डिग्री अमाइन, तो 2 डिग्री अमाइन भी इसके साथ रिएक्शन तो कर जाएगा, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड भी बनाएगा, लेकिन ये KOH के अंदर इनसॉल्यूबल होगा, KOH के अंदर इनसॉल्यूबल होगा, बेस के अंदर किसी भी इनसॉल्यूबल होगा। मैंने ले लिया 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, 3 डिग्री अमाइन इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है ना, 3 डिग्री अमाइन इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। बेटे इस रिएजेंट को बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो ये भी तीनों अमाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। देखो 2 टेस्ट बताए मैंने, एक तो आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड टेस्ट 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन में डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज किया जाता है, या 1 डिग्री और 3 डिग्री में। हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में, तीनों में डिफरेंशिएट करेगा। 1 डिग्री को 2 डिग्री से डिफरेंशिएट कर लो, 1 डिग्री तो क्या बनाएगा, N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड बनाएगा, एमाइड नहीं सॉरी, N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड लिखना चाह रहा था मैं, सल्फोनामाइड, N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड बनाएगा और वो KOH में सोल्यूबल होगा। 2 डिग्री अमाइन जो होगा N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड बनाएगा लेकिन KOH में इनसोल्यूबल होगा, और 3 डिग्री अमाइन रिएक्ट ही नहीं करेगा इन कंडीशंस में, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री अमाइन एंड 2 डिग्री अमाइन, तो बता दो आप कि 1 डिग्री, देखो ये 1 डिग्री 2 डिग्री का आप आइसोसाइनाइड टेस्ट से भी बता सकते हो और हिंसबर्ग रिएजेंट से भी बता सकते हो।
2 डिग्री 3 डिग्री का आ जाए तब दिक्कत होगी, तब आप आइसोसाइनाइड से नहीं बता पाओगे। 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करो, तब आप 2 डिग्री तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन 3 डिग्री उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये चीज लिख सकते हो आप, ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। 1 डिग्री 3 डिग्री में करना हो तो भी आइसोसाइनाइड टेस्ट से बता सकते हो। 1 डिग्री आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, लेकिन 3 डिग्री आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, 5वीं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। लो जी देख लो, 5वीं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ आप लोगों को। लो भाई, 5th केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों। और जो 5th केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमाइंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमाइंस समझो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा। बड़ा सिंपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। NH2 सामने से कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो कि रिंग के ऊपर जाके चिपक जाएगा। अब रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। तो इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ चिपकेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये सब बातें मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग कितनी बार पढ़ चुके। सिंपल बेंजीन के केस में पढ़ी, फिनॉल के केस में पढ़ी, एनिसोल के केस में पढ़ी, और आज एनिलीन के केस में पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो NH2 ग्रुप है वो हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। मैं लिख सकता हूं कि इट विल activate the ring towards electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। देखो मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं। रिएक्शन पढ़ते हैं। लो भाई बच्चों, मैंने ले लिया एनिलीन। हम लोगों ने पढ़ा एनिलीन नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहेगा और इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एनिलीन, ठीक है। और सामने से मैं ब्रोमीन की रिएक्शन करवा रहा हूँ Br2 अगर मैंने वाटर के साथ लिया, वाटर के साथ Br2 वाटर लिया, तो बच्चों इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा Br+। अरे Br+ इलेक्ट्रोफाइल, इसको रिप्लेस करेगा दूसरा Br+ यहाँ से, तीसरा Br+ यहाँ से। तो सीधी सी बात है 3 Br2 यूज होंगे तो 3 HBr के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे बाहर। पहली तो बात ये, बाहर क्या निकलेगा। और इन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पोजीशन वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा Br। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा 2 4 6 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोला जाएगा 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन के वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। देखो ये बना ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देन वी हैव टू डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दिस NH2 ग्रुप। इस NH2 ग्रुप की एक्टिविटी हम लोगों को डिक्रीज करनी पड़ेगी। और इसकी एक्टिविटी डिक्रीज करने का तरीका ये है कि इस NH2 ग्रुप को आप कन्वर्ट कर दो, इस NH2 ग्रुप को आप कन्वर्ट कर दो एसिटेनिलाइड ग्रुप में। किसमें, एसिटेनिलाइड ग्रुप में, एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। मतलब इसको एमाइड में कन्वर्ट कर दो, जो पूरा का पूरा बनेगा वो एसिटेनिलाइड बन जाएगा फिर। मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूं,
हम लोग चाहते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाए। क्या चाह रहे हैं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाए। तो बच्चों पहले एनिलीन का ना एसिटाइलेशन करवाओ। क्या करवाना है? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन होगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन मतलब ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप जाके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ये ग्रुप जाके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस, एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और इस H की जगह ये एसिटाइल ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, तो इसको बोला जाएगा एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन करवा दिया मैंने इसका, एसिटाइलेशन करवा दिया। और एसिटाइलेशन किसके प्रेजेंस में होगा बेटे? पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में होगा। तो देखो बाहर क्या निकला, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस, बाहर निकल गया एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इस H की जगह क्या आ गया? एसिटाइल ग्रुप आ गया। देख लो NHC डबल बॉन्ड OCH3। अरे क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड बन जाएगा। अब देखो ये ग्रुप, इस ग्रुप को ना इस ग्रुप में कन्वर्ट करने का फायदा क्या हुआ कि सर आपने इस ग्रुप को इस ग्रुप में क्यों कन्वर्ट किया? इसको इसमें इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि अब नाइट्रोजन का लोन पेयर ना सिर्फ इस रिंग में बिजी नहीं रहेगा, सिर्फ इस रिंग में डोनेट नहीं करेगा अपने लोन पेयर को, ये लोन पेयर यहां भी रेजोनेंस में जा सकते हैं, ये लोन पेयर यहां भी रेजोनेंस में जा सकते हैं। और अगर लोन पेयर रेजोनेंस में दो जगह जा सकते हैं, यहां भी जा रहे थे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, तो अब ये रिंग को उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। ये लोन पेयर यहां भी रेजोनेंस में जा सकते हैं, तो अब नाइट्रोजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर पाएगा रिंग को। रिंग एक्टिवेट तो होगी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन इतनी ज्यादा एक्टिवेट नहीं होगी जितना कि NH2 ग्रुप कर रहा था, तो कम एक्टिवेट होगी, तो यहां होगा मोनो सब्स्टिट्यूशन। यहां क्या होगा? मोनो सब्स्टिट्यूशन फिलहाल। तो ब्रोमीन के साथ अपना एसिटिक एसिड ले लो और अब मोनोब्रोमिनेशन करवा दो। मोनोब्रोमिनेशन एक बार ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा? लो जी बंधुओं, लो ये बनेगा ऑर्थोब्रोमो एसिटेनिलाइड, और क्या बनेगा? पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड, और बनेगा पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड, ऑर्थोब्रोमो एसिटेनिलाइड एंड पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। ठीक है, ऑर्थो और पैरा, ये बन गया ऑर्थो आइसोमर जो कि बनेगा माइनर, ठीक है, और ये क्या बनेगा? पैरा आइसोमर जो कि क्या बनेगा? मेजर। ये बनेगा पैरा आइसोमर जो कि बनेगा मेजर। नाम क्या है इनके? नाम है ऑर्थोब्रोमो एसिटेनिलाइड और पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड। ठीक है, ये तो देखो मैंने ब्रोमिनेशन करी। अब मैं इसकी नाइट्रेशन करता हूं, वो भी ऐसे ही कर लो आप। फिर लास्ट में सल्फोनेशन पढ़ेंगे। एनिलीन की नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन। बच्चों नाइट्रेशन में भी यही दिक्कत रहती है कुछ, तो पहले वही बात है सेम। अच्छा एक चीज़ और रह गई इसमें, इस रिएक्शन को थोड़ा सा और हम लोगों को कंप्लीट करना था, वो पार्ट रह गया। सॉरी। देखो क्या बनाया हम लोगों ने लास्ट में? हम लोगों ने बनाया एसिटेनिलाइड, NHC डबल बॉन्ड OCH3। एक तो बनाया ऑर्थोब्रोमो एसिटेनिलाइड, ऑर्थो आइसोमर, ठीक है, और एक बनाया मैंने पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड, पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड, NHC डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ जाएगा Br, तो ये बन जाएगा पैरा आइसोमर। हम लोगों को करना क्या है? अब हम लोगों को ना एनिलीन चाहिए था ना, अब यहाँ NH2 ग्रुप चाहिए मेरे को दोबारा से। देखो पहले हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप को डीएक्टिवेट किया, अब आप क्या करो? इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये देखो ये क्या था? H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, तो ये जो OH माइनस है ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा और एसिटिक एसिड बना लेगा, और H प्लस इसके साथ जाके जुड़ेगा NH के साथ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से क्या बन जाएगा? NH2Br, पैरा ब्रोमो एनिलीन। अरे समझ रहे हो ना? अरे बात पल्ले पड़ रही है क्या कह रहा हूँ? 1 2 3 4 ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन बन गया। ठीक है, पैरा ये ना, ये हाँ पैरा है, ये पैरा है, तो ये ऑर्थो लिख लो। ये कौन सा लिखा हुआ है मैंने? पैरा, ये पैरा है, सॉरी, इसको ऑर्थो लिख लो आप, ये ऑर्थो लिख लो।
इसको ऑर्थो ले लो, एक साइड ऑर्थो लो, एक साइड पैरा ले लो, तो पैरा वाले से तो पैरा ही बनेगा ना। तो ये क्या बनेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा, एक मॉलिक्यूल तो एसिडिक एसिड का निकल जाएगा CH3COOH, और एक ये जो ग्रुप था ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले NH2 का एमाइड ग्रुप बनाना है, एमाइन का एमाइड बनाया, एमाइन का एमाइड बनाया, और उस एमाइड को दोबारा से एमाइन में कन्वर्ट किया, एमाइन का एमाइड बनाया और उस एमाइड को दोबारा से एमाइन में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके टूट जाएगा ये। सेम सिचुएशन यहाँ भी तो होगी ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो ये फर्दर टूट जाएगा, दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, CH3OOH, एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल, यहाँ से भी एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 और Br में, तो ये बनेगा ऑर्थो आइसोमर। ऑर्थो आइसोमर क्या बनता है, माइनर बनता है, ऑर्थो आइसोमर माइनर बनता है, और पैरा आइसोमर क्या बनता है, पैरा आइसोमर बनेगा मेजर, पैरा आइसोमर बनेगा मेजर। देखो मैं नाइट्रेशन में रिपीट करता हूँ ये रिएक्शन एक बार, वहाँ क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। अगर इसमें किसी को डाउट है अभी भी तो नाइट्रेशन करते हैं बच्चों, वहाँ सब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो पूरा का पूरा प्रोसेस नाइट्रेशन में दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं, बस वहाँ नाइट्रेशन करेंगे, यहाँ ब्रोमिनेशन कर रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल का ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, प्रोसेस वही होगा रिएक्शन का, यूं का यूं सारा। जिस बच्चे को इसमें डाउट बच गया ना, देखो उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो बेटे एनिलीन दिया होगा, सबसे पहले तो एनिलीन, मैंने बोला ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसका एमाइड बनाना पड़ेगा। एमाइड बनाने का तरीका क्या है, एमाइड बनाने का तरीका है CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, किसके साथ रिएक्शन करो, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो लो ये बन जाएगा NHC डबल बॉन्ड O CH3। अब ये इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, इसकी एक्टिविटी को कम कर लिया हम लोगों ने इस ग्रुप में कन्वर्ट करके। अब क्या करना है, पहले यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर रहा था मैं, अभी नेक्स्ट रिएक्शन है ये, इसका बी पार्ट है, ए पार्ट में ब्रोमिनेशन पढ़ा, बी पार्ट में हम नाइट्रेशन पढ़ रहे हैं। नाइट्रेशन में क्या लिखेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले लो, और कंसंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर 288 केल्विन टेम्परेचर के आसपास रिएक्शन होगी, तो नाइट्रेशन होगी। अब नाइट्रो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, वही बात है, तो नाइट्रो जाके जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। एक तो बनेगा NHC डबल बॉन्ड O CH3, एक तो बनेगा ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड, और दूसरा बनेगा बच्चों पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड NHC डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा बनेगा पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। अब एसिटेनिलाइड तो बन गया, हम लोगों को तो एमाइन बनाना है ना, वो बात जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को लास्ट रिएक्शन में, वो ये है कि यहाँ पे हम लोगों को एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा अब, ताकि ये ग्रुप दोबारा से कन्वर्ट हो जाए, किसमें, एमाइन में। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो NH2 ग्रुप लगेगा यहाँ, अब आएगा NH2 और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो आ जाएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो आइसोमर बन जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं बात करता हूँ पैरा पोजीशन पे NH2 आ जाएगा और पैरा पे नाइट्रो लग जाएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा। समझ रहे हो, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से सिर्फ क्या हुआ कि यहाँ से एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा और ये ग्रुप दोबारा से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट यहाँ भी बन जाएंगे। और मेजर माइनर आप लोग जानते हो, माइनर कौन सा बनेगा, ऑर्थो, और ये माइनर बनेगा बेटे, और ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ये बनेगा मेजर। देख लो इस रिएक्शन को ध्यान से, ठीक है, पैरा मेजर और ऑर्थो क्या बनेगा, माइनर बनेगा। ये कंप्लीट हुआ। अब लास्ट रिएक्शन बचती है इसमें, सल्फोनेशन पढ़ते हैं। देखो लास्ट है सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की लास्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, सल्फोनेशन रिएक्शन। तो पहले तो देखो NH2 जो कि हाईली एक्टिवेटिंग था उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। डीएक्टिवेट कैसे होगा, उसको एमाइड में कन्वर्ट करो। सर कैसे होगा, एमाइड में कन्वर्ट करो। एमाइड में कन्वर्ट कर लिया, काम हो गया अपना, मोनो सब्स्टिट्यूशन कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद दोबारा से उसको कन्वर्ट करो एमाइन में, दोबारा से उसको कन्वर्ट करो आप लोग एमाइन में, एमाइन में।
देखो भाई बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का लास्ट पार्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन नोट सो मच इम्पोर्टेंट, जितनी ज़्यादा कि नाइट्रेशन और वो ब्रोमिनेशन है, फिर भी देख लो इसको। होगा क्या, NH2 की रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं और सल्फ्यूरिक एसिड लेना है मेरे को सामने से। सल्फोनेशन के लिए क्या लेना पड़ेगा, H2SO4 लेना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है भाई, तो देखो ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, तो बेस क्या करेगा, H+ लेगा एसिड से, और ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा NH3 प्लस HSO4 माइनस, ये H+ देगा, HSO4 माइनस बचेगा और ये H+ ले लेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो इसका नाम होगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम होगा। अब हीट करता हूं मैं इसको, टेम्परेचर काफ़ी हाई टेम्परेचर 453 से 473 केल्विन पे इसको हीट करना पड़ता है। ठीक है, आप डेल्टा साइन लगा लो अगर टेम्परेचर आपको याद नहीं रहता तो। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ जो SO3H ग्रुप है, SO3H ग्रुप जाएगा यहाँ से और वो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे, और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। आप ऐसे ले लो, यहाँ से H गया, यहाँ से H गया और यहाँ से OH चला जाएगा, यहाँ से क्या चला जाएगा, OH चला जाएगा, और यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो NH2SO3H। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से H निकाल लो, NH2 बचेगा, यहाँ से OH निकाल लो, वाटर। ठीक है, और अगर आप लोगों को देखो यहाँ से अगर एक O गया तो क्या बचा, SO3, और आप कह रहे हो कि देखो अगर ये दिक्कत हो रही है आप लोगों को कि सर ये H तो चला गया, तो फिर यहाँ H कहाँ से आया, यहाँ H जो इस पोजीशन पे H था ना पैरा वाला, वो इसी के साथ आएगा, मतलब यहाँ से SO3 जाएगा रिएक्ट करने के लिए, SO3 जाके यहाँ रिएक्ट करेगा, और मतलब जो इसके साथ H था ना वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान लो, ऐसे याद कर लो इसको कि यहाँ से OH और यहाँ से H गया, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। या आप ऐसे याद करना चाहते हो, देखो बस देखो तरीका तो यही है, SO3 जाएगा यहाँ से, SO3 जाके यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ से जो H है वो इस SO3 के साथ रीएडजस्ट हो जाएगा, सल्फोनिक ग्रुप में चेंज करेगा इसको, सल्फोनिक में, SO3H में, तो यहाँ से H+ और यहाँ से OH माइनस, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा बेटे। ठीक है, ये बनेगा, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये भी कन्वर्ट हो जाता है आगे, देखो क्योंकि ये तो एसिडिक ग्रुप है, ध्यान से देखना, एसिडिक ग्रुप है, और ये है बेसिक ग्रुप, तो बेस क्या करेगा, H+ लेगा, और ये H+ देगा, तो बेस तो H+ लेगा, तो बेस अगर H+ लेगा, इस ये वाला H+ ले लेगा, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ में, NH3+ में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा SO3- में, SO3- में, तो इसका नाम होगा सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड। या मैं इसको ज्वीट्रायन भी बोल सकता हूँ, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ज्वीट्रायन। ज्वीट्रायन बायोमोलिक्यूल्स में आएगा नेक्स्ट यूनिट में आपके पास। ज्वीट्रायन क्या होगा कि एक कंपाउंड के एक कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज है, एक कॉर्नर पे बेसिक ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे कॉर्नर पे एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, एसिड H+ देगा, और उसने जो H+ दिया उसी मॉलिक्यूल में जो बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है वो उस H+ को ले लेगा, तो वो उस H+ को ले लेगा, तो ये बन गया सल्फेनिलिक एसिड, या इसको मैं ज्वीट्रायन भी बोल सकता हूँ, ज्वीट्रायन भी बोल सकता हूँ। ठीक है भाई बच्चों, तो ये हो गया आप लोगों का नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है भाई बच्चों, मेजर पार्ट आपका ऑर्गेनिक का खत्म हो गया। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट भेजना, और पढ़ते रहो, टाइम खराब ना करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।